हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार हो गए आप लोग। तो भाई, मैं आप लोगों के लिए एक और केस स्टडी की वीडियो लेके आया हूं। और आज के चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, 1991 से जो भारत में चेंजेस आए उस पर किस तरह की दो तीन केस स्टडीज आ सकती हैं, उसकी बात करते हैं। तो भाई, अगर आप डरते हो केस स्टडी से तो डरना छोड़ दो, बहुत आसान होती है। आपको बस एक बार रीड करना है उसको, पैराग्राफ को, और जिस चैप्टर पे वो केस स्टडी आने वाली है उस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए फटाफट से आप हमारी प्लेलिस्ट खोल लो, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है इसके बारे में, सारे चैप्टर्स के डिटेल वीडियोस दे रखी हैं। तो वहां पहुंच जाइए फटाफट से। तो आज की केस स्टडी का चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। क्या कहना चाह रही है हमारी केस स्टडी, दिखाइए जी जरा। तो भाई, क्या कहती है हमारी पहली केस स्टडी, जरा देखा जाए। तो भाई, हाइलाइटर ले लिया जाए। भाई, 5 क्वेश्चन करने हैं हमें, इसके बेसिस पे देखते हैं भाई। इन द लेट 1980s, 1980 में जो भारत सरकार थे उसके खर्चे हो गए थे दोस्तों ज्यादा। खर्चे हो गए थे हमारे ज्यादा। एक्सपेंडिचर जो हो रहा था वो हमारा एक्सीड कर रहा था, किससे भाई? रिवेन्यू से। तो ये मेन हमारी खास बात निकल के आ गई कि एक्सपेंडिचर ज्यादा था, मतलब हम लोग घाटे में जा रहे थे। और हम लोगों ने कोशिश भी करी कि उधार लेके उस पैसे को निपटा दें। लिखा हुआ है सच अ लार्ज मार्जिन दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग्स। बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम इतने बुरी स्थिति में थे कि हमें कोई देश लोन देने को तैयार ही नहीं था, ऐसा लग रहा है जैसे। तो प्राइसेस ऑफ मैनी इसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, महंगाई बहुत बढ़ रही थी। इंपोर्ट ग्रू एट अ वेरी हाई रेट, हम खुद तो बना पा नहीं रहे थे, तो हमें दूसरों से खरीदना पड़ रहा था। विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, भाई एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत तेजी से कम हो रहा था। मतलब इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा था बट एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा था। तो हमारे यहाँ से विदेशी मुद्रा तो बाहर जा रही थी, लेकिन बाहर से इंडिया में नहीं आ रही थी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत कम हो रहा था। दैट वॉज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। भाई देखो कितनी बड़ी बात कही गई है कि भारत इतना गरीब हो गया था उस टाइम पे, इतना कम हो गया था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कि हम 14 डेज का भी रिजर्व मेंटेन करके नहीं चल पा रहे थे। अगर 14 दिन बीत जाते और तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता? 0/सन्नाटा। इतनी बुरी स्थिति आ गई थी भारत की। तो देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि पुराने वाले जो उन्होंने लोन लिए हैं उनका ब्याज तक पे करें। इतनी बुरी स्थिति आ गई थी दोस्तों। अच्छा जी, और क्या बताया गया इसके बारे में? ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंड वॉज विलिंग, विल्पिंग लिखा, यहाँ विलिंग होगा दोस्तों। तो कोई हमें लोन वोन देने की इच्छा भी नहीं रखता था। मतलब क्या था भैया, इनको लोन देने का फायदा क्या है? ये अभी थोड़े दिन पहले तो आजाद हुए हैं, इनके पास पैसा वैसा तो है नहीं, उधार चुका नहीं पा रहे हैं, ब्याज दे नहीं पा रहे, हम नहीं दे रहे लोन इनको, सबने मना कर दिया। तो फिर इंडिया के पास एक ही रास्ता बचा, किसका? वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का। कि भाई इंडिया इनके पास गया, इनसे कहा भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे देश को बचा लो, इकोनॉमी को बचानी है। इन लोगों ने कहा ठीक है हम लोन देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको हमारी कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। तब रोल में आया हमारे मनमोहन सिंह जी, महान आदमी, जिन्होंने LPG की पॉलिसी को बनाया दोस्तों। अगर ये नहीं होते तो LPG की पॉलिसी बहुत अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसी चीजें करने के लिए जिम्मेदारियां होती हैं, गट्स चाहिए। जैसे मोदी जी हैं बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं, ऐसे ही मनमोहन सिंह जी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस लेके आए थे। प्रधानमंत्री उस टाइम पे दूसरे थे, लेकिन नाम मनमोहन सिंह जी का होता है क्योंकि वही मेन पर्सन थे जिन्होंने सारा रिस्क लिया था इस पॉलिसी को लगाने का। अच्छा जी, और इस पॉलिसी को लाने की वजह से हमें 7 बिलियन का लोन मिल गया दोस्तों, अपने प्रॉब्लम को समझाने के लिए, समझने के लिए। इंडिया एग्री टू द कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन मान ली इंडिया ने, और नई इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारे देश में लॉन्च कर दिया। दिस न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। भाई पहले हम लोग इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, लेकिन अब हमने ओपन इकोनॉमी फॉलो करना शुरू कर दिया। हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। लिबरल मतलब छूट देना, प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करना, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ओपन इकोनॉमी। तीनों काम हमने करे IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके, क्योंकि हमें चाहिए था पैसा, कोई और देश दे नहीं रहा था, तो यहां से मिला।
इनकी कंडीशन को मानना पड़ा और देश में नए नए चेंजेस आए, बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में हमारे आना स्टार्ट हो गई दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है इस पैराग्राफ के ऊपर, विच ऑफ द गिवन रीजन इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। ये कह रहा है यहाँ पर कुछ रीजन दिए हुए हैं जिसके कारण से हमें 1991 की पॉलिसी लानी पड़ी। ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ रीजन दिए हुए हैं जिसके कारण से हमें इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। तो पैराग्राफ में भी सबसे पहले वाले पॉइंट में लिखा हुआ था कि क्या क्या समस्याएं आ रही थी, कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी, हमारे पास एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे थे, रेवेन्यू कम हो रहे थे, हम अपने इंटरेस्ट को भी नहीं पे कर पा रहे थे। ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा था दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाना पड़ा, IMF और वर्ल्ड बैंक की बात माननी पड़ी। तो इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो इसका मेन रीजन नहीं होना चाहिए? तो भाई सबसे पहले हाई लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा क्योंकि ये तो कारण था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये भी हमारा कारण नहीं हो सकता क्योंकि यही तो कारण था कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। परसिस्टेंट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, भाई ये 83 कुछ नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है, छोड़ो इसको। परसिस्टेंट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी है वो लगातार बढ़ रही थी। तो भाई इसका इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से कोई लेना नहीं है, तो इंटरनल पॉलिसी है हमारे देश की। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, यही सही आंसर है। डिप्लीशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, बिल्कुल ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कारण था। तो ये हमारा मेन कारण नहीं था जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें लानी पड़ी, क्योंकि ये तो इंटरनल समस्या है देश की। बाकी सारी चीजें जो थी वो मेन रीजन थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने से। मतलब दोस्तों ये मेन 3 रीजन हैं जिनकी वजह से हमें IMF ने लोन दिया, इन चीजों को दूर करने के लिए दिया और इस चीज के लिए नहीं दिया था। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर होना चाहिए भाई? सी आंसर होना चाहिए, सी एकदम सही आंसर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंप्लाइज, भाई जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 की, इकोनॉमी के हिसाब से क्या दर्शाती है, क्या शो करती है? पहला, हमने लिबरेटिंग करा किसको? इंडस्ट्री को और ट्रेड को, और रेस्ट्रिक्शंस को हटाया। बिल्कुल जी हमने ऐसा करा था, तो यही आंसर होना चाहिए। लेकिन देखो ऑल ऑफ द अबव को ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो बाकी देख लो, क्या पता वो भी इसी के अंदर आ रहे हो। तो ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल ये वाली भी बात सही कह रहा है, और हमारी इकोनॉमी को फंक्शन किया जाए तो ये भी सही आंसर है। शिफ्टिंग फ्रॉम क्लोज, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ओपन इकोनॉमी को भी फॉलो करा, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी ग्रो करा, और हमने इंडस्ट्रीज को भी ग्रो करा। तो चलो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। भाई वाह, एकदम सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि भाई वर्ल्ड बैंक का अदर नेम क्या है। भाई वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या होता है? ऐसा बैंक जो सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है। मतलब इस बैंक को बनाने का पर्पस क्या रहा होगा? भाई वर्ल्ड बैंक जो है ये पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज इनके मेंबर हैं उन सभी की मदद करता है। जैसे इंडिया ने भी 1991 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने के लिए जी, पूरा करने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो भाई फुल फॉर्म में बहुत कंफ्यूज करेगा, छोटे छोटे वर्ड्स में आपको चेंज कर देगा। भाई रिकंस्ट्रक्शन रिसोर्स, रिकंस्ट्रक्शन रिसोर्स, ऐसे करके नाम चेंज कर दिए। डेवलपमेंट 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 तो ठीक लिखा हुआ है, सब में एक ही लिखा हुआ है। देखो इंटीग्रेटेड, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटीग्रेटेड, ऐसे करके थोड़ा सा इधर उधर के वर्ड घुमा दिए और कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो भाई इसके लिए आपको एग्जैक्ट फॉर्म का पता होना जरूरी है। अगर एग्जैक्ट फॉर्म आपको नहीं पता है तो किसी ना किसी वर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे। तो भाई सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम IBRD है। भाई सबने IBRD लिखा है तो ये तो सबको पता ही चल गया भाई कि IBRD या फिर वर्ल्ड बैंक एक ही बात है जी। ठीक है जी, हमने भी कहा भाई IBRD और वर्ल्ड बैंक ठीक एक ही बात है। इसमें से आई का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल याद रखना। ठीक है जी, तो आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल। बी का मतलब बैंक, सब में बैंक लिखा हुआ है तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इंटीग्रेटेड जहां लिखा है वो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इट मींस बी और सी में से ही आंसर आ सकता है आपका, दोनों में
इंटरनेशनल बैंक है। यहां तक की तो बात हमें समझ में आ जाती है। अब इस आर का मतलब क्या है, एक जगह लिखा है दोस्तों रिसोर्स और एक जगह लिखा हुआ है रिकंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों याद रखना इस वाले आर का मतलब रिसोर्स नहीं है, क्या है, रिकंस्ट्रक्शन। वेरी गुड। तो इंटरनेशनल वर्ड को याद रखना आपको, बी का मतलब तो बैंक होगा ही होगा, डी का मतलब डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है दोस्तों, और आर का मतलब क्या हो गया आपका, रिकंस्ट्रक्शन, ना कि रिसोर्स। तो ये वाली बात अगर आपको याद रहेगी कि आर का मतलब रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब दोबारा से जनरेट करना, मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना। तो ये रिकंस्ट्रक्शन करने का भी काम करता है और डेवलपमेंट का भी काम करता है। किस चीज को भाई, इंटरनेशनल बैंक है, मतलब सारे बैंकों की मदद करता है, सारे कंट्रीज की मदद करता है, और बहुत सारे कंट्रीज को फंडिंग देते हैं ताकि दूसरे कंट्रीज को हेल्प मिल सके, इवन उनको भी जब जरूरत पड़े तो हेल्प मिल सके दोस्तों। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आ जाओ जी आंसर, जी आ जाओ, आ गया आंसर, कितना आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब इस वाले चैप्टर में आप ये मान के चलना कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, आपको करके आना ही नहीं है। गलत अगर हो गया तो पाप लगेगा भाई, क्योंकि भाई इस वाले चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन आपके एकदम ऐसे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। आपको इसमें कोई अलग से कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर आ जाता है। 4 ऑप्शन में से आंसर होने वाला है, ये तो आपको पता ही है। जय माता दी करके कोई नहीं आएगा भाई। अच्छा जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ लिखा है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, अभी पीछे बात करके आए वर्ल्ड बैंक के बारे में। इन्होंने हमें $7 बिलियन का लोन दिया जी, बहुत अच्छा काम करा था इन्होंने, हम इनके आभारी रहेंगे। अब इनका मेजर रेस्ट्रिक्शन, इन्होंने कहा कि भैया हम आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और वो रेस्ट्रिक्शन क्या होगी कि आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करोगे। अरे बकवास बात कर रहा है भाई। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसीलिए तो, दूसरे कंट्रीज इसीलिए तो इंडिया को लोन नहीं दे रहे थे क्योंकि वो क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करता था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप अपने क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल को हटाओ, ऐसा मत करो। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि अपने अपने में ही रहना, दूसरे कंट्रीज को अपने कंट्री में ट्रेड बैरियर्स के साथ एंटर करने देना, या फिर उनको एंटर ही ना करने देना, इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा देना कि दूसरे कंट्री यहां पर काम ना कर सके। भाई सीख के तो हम लोग ब्रिटेन से ही आए थे ये वाली चीजें। जब अंग्रेजों ने हमें 200 साल गुलाम बनाया तो अंग्रेजों ने यही तो पूरी की पूरी पॉलिसी फॉलो कर रखी थी हमारे ऊपर, तो हमारे तो दिमाग में यही भरा हुआ था। तो हम लोग भी ऐसी पॉलिसी के थ्रू सोच रहे थे कि ग्रो कर जाएंगे। हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, बैरियर लगा दिए थे, तो बाकी के जो वर्ल्ड के लोग हैं वो कह रहे थे ये देखो अपने अपने में ही चल रहे हैं भाई। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको इस क्लोज्ड इकोनॉमी को हटाना पड़ेगा, ना कि रखना पड़ेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी हटाने की बात की थी, ना कि लगाने की बात की थी। भाई आ जाओ, डी, ओ सॉरी बी फॉल्स। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आ गया जी अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है मेजर कंडीशनैलिटीज, मतलब वही थोड़ा पिछले क्वेश्चन से ही जैसा लग रहा है कि कौन कौन सी कंडीशन लगा दी गई थी, किससे, किसके द्वारा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिफोर ग्रांटिंग 7 बिलियन लोन टू इंडिया। पर भाई देखो सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, तो उसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आ गई आपके सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। अब कह रहा है कौन कौन से बैरियर्स को हटाने के लिए बोला गया था और कौन कौन सी कंडीशन लगा दी गई थी, ये बताना है हमें इसके अंदर। तो भाई जरा पढ़ते हैं कौन कौन सी कंडीशन बैठ रही है। पहला, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमसे कहा कि भैया ऐसा करो, आप जो आपने ये ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं इन्हें खत्म करो पूरी तरह से, तभी हम आपको लोन देंगे $7 बिलियन का। हमने कहा ठीक है जी हटा देते हैं, हम मान गए हंसी खुशी। अगली बात क्या बोली इन्होंने, रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इन्होंने कहा जो आपने ना सरकारी कर रखा है हर जगह और पैसा है नहीं आपके पास, सरकारी कंपनी ठीक से काम कर नहीं पा रही है, तो आप क्या करो इस प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा छुट्टा सांड बना दो, मतलब इस पे थोड़ी ढील दे दो भैया, तभी देश का विकास हो सकता है। हमने कहा ठीक है जी ये वाली बात भी हम मान लेते हैं। तो दो तो आंसर सही हो गए। इसका मतलब जहां पर फर्स्ट है और सेकंड है वो तो होगा ही होगा। फर्स्ट यहां पर है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड तो है ही नहीं। फर्स्ट सेकंड, हाँ देखो ये वाला यहां तक ठीक चल रहा है, ये भी यहां तक ठीक चल रहा है, इसमें फर्स्ट नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जैसे ही हमने 2 पॉइंट पढ़े, 2 को तो हमने गेम से बाहर निकाल दिया।
अब ये बच गए बी और सी। अब देखते हैं अगला वाला, फोकस ऑन डेवलपमेंट बाय टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंट। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इससे कोई मतलब नहीं था कि आपका एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है। पहले से ही रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हो, देश में इतना पॉल्यूशन, सुनामी, ये सब आता ही नहीं। दोस्तों एनवायरमेंट को हम लोगों ने बहुत कम ध्यान दिया। इंडिया की बात नहीं कर रहा, सारे कंट्रीज की बात कर रहा हूं। अमेरिका वगैरह ने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया एनवायरमेंट पे, और इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा डिप्लीट होने लग गए भाई। अब ये दिक्कतें अब आपको देखने को मिल रही हैं। कहीं पर बारिश हो रही तो बारिश ही हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग जा रही जंगलों में इतनी बुरी तरह से, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया भाई, बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ये सब जानकारी इतनी नहीं थी भी तो वो लोग ध्यान नहीं देते थे, तो उन्होंने एनवायरमेंट पे कोई कंडीशन नहीं रखी थी। तो ये वाला पॉइंट हमारा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो देखो थर्ड कहां नहीं है, थर्ड यहां है तो ये गलत हो गया, थर्ड यहां नहीं है, वेरी गुड, तो सी हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब चौथा वाला पॉइंट भी होगा कंडीशन के अंदर। पढ़ के देखो, लिबरेटिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अनवांटेड गवर्नमेंट कंट्रोल। बिल्कुल सर, ये भी हुआ था, बहुत सही बात कही इन्होंने कि उस टाइम पे भाई चैप्टर का नाम ही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हमने लिबरलाइजेशन तो करा ही करा था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। तो तीन कंडीशंस हमारी, इस वाले चार कंडीशंस में से तीन ऐसी निकल के आई जो एकदम सही साबित हो रही हैं, और ये एनवायरमेंट वाली बात हमारी पल्ले नहीं पड़ रही भाई, ये वाली बात तो उन्होंने नहीं कही थी। तो हमारा आंसर क्या बन गया जी, सी आंसर बन गया। जरा कब दिखाओ जाए, ये राजे कंप्यूटर जी ने हमें आंसर बता दिया। अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। अब 5 क्वेश्चन एक केस स्टडी पे आने वाले हैं। तो अब आ गई हमारी अगली केस स्टडी। भाई देखो अगली केस स्टडी ये क्या कह रही है कि भैया भाई केस पढ़ो 1 से 5 तक के आंसर। तो अब देखें केस क्या है। अच्छा 8 नवंबर 2016, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया केस आ गया। सारे बच्चे जानते हैं इसके बारे में, क्या हुआ था 8 नवंबर 2016 को दोस्तों, जानते हो ना बहुत अच्छे से। मेरे भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, प्यार से हमारे मोदी जी ने कहा था। तो 8 नवंबर 2016 को जो मोदी जी थे हमारे, उन्होंने देश को सरप्राइज कर दिया भाई साहब, एकदम चौंका दिया था। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था भाई, डीमोनेटाइजिंग। ये वर्ड हम यूज ही नहीं करते थे, बहुत साल हो गए थे। क्या डीमोनेटाइजिंग पहली बार हुई थी 2016 में? नहीं जी, 2016 में पहली बार नहीं हुई थी, इससे पहले भी 2 बार इंडिया में हो चुकी है। 1946 में हो चुकी है एक बार, और एक बार हो चुकी है आपकी 1978 में। तो ये 2 बार हुई थी, लेकिन 1978 वाली सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। चलो बताते हैं उसके बारे में, क्या पता कोई क्वेश्चन भी आ जाए आगे, तब डिस्कस करेंगे। तो हमने उस पर करा क्या, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। तो केस स्टडी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या सर, हमें सब पता है, हम तो लाइन में भी लगे थे। अच्छा जी, दिस अमाउंटेड द डीमोनेटाइजेशन ऑफ 86% ऑफ द इंडियन करेंसी। मतलब हमारे देश में जो पैसा था उसका 86% 1000 और 500 के नोट की फॉर्म में ही था। तो उसे डीमोनेटाइज करने का हमने फैसला लिया। होल्डर्स ऑफ द डीमोनेटाइज करेंसी वर गिवन टिल, ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2016 तक का हमने उनको टाइम दे दिया। 8 नवंबर 31 दिसंबर, लगभग 2 महीने से थोड़ा सा कम टाइम हमने उनको दे दिया, और हम उनको नए नोट देने वाले हैं। ठीक है जी, और हमने बोला कि 500 के, मतलब 500 का नया वाला नोट, पुराना वाला 500 तो बंद कर दिया हमने, ये ओल्ड वाला था जो बंद कर दिया, और 500 का आपके लिए एक नया नया हरा हरा नोट बना दिया गया। और एक 2000 रुपए का हमारा थोड़ा गुलाबी कलर का नोट था, ये भी बना दिया गया। ये 2 नए नोट बना दिए गए, और पुराने वाले 2 नोट, इसको तो खत्म ही कर दिया कि 1000 तो अब रहेगा ही नहीं, 1000 की जगह 2000 ने ले ली। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2000 का नोट क्यों बनाया गया 1000 की जगह? भाई 85% करेंसी को, 86% करेंसी को हमें कवर अप करना था। अगर दोबारा 1000 के नए नोट बनाते तो सेम उतने ही नोट छापने पड़ते 1000 रुपए के। तो 2000 का रुपए का नोट छापेंगे अगर, तो जितना 1000 रुपए की करेंसी है उसके 50% प्रिंट में ही काम हो जाएगा। इसलिए 2000 का नोट एक बड़ा नोट रखा गया था। धीरे धीरे ये भी चलन से खत्म कर दिया जाएगा जब सरकार को जरूरत महसूस होगी कि भाई अब 2000 रुपए की नोट की जरूरत नहीं है, तो 500 का ही रहेगा। मैं तो कहता हूं 500 का भी खत्म कर देना चाहिए, 100 रुपए से नीचे के नोट रखने चाहिए।
क्योंकि डिजिटलाइज कर दो पूरे के पूरे इकोनॉमी को। जितना डिजिटल इकोनॉमी होगी उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ती चली जाएगी। आप लोग घपले नहीं कर पाओगे। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो घपले कहां से? भाई चोरी कौन करता है? जिसको मौका मिलता है। अब आपने अगर मौका ही नहीं दिया तो चोरी कैसे करेगा कोई? तो मौका ही मत दो। मन तो नादान होता है, भटक जाता है, लेकिन सरकार को मौका ही नहीं देना चाहिए चोरी करने का, तो कैसे करेगा भाई चोरी? अच्छा जी, आगे भी कुछ बताइए इन्होंने बात। डीमोनेटाइजेशन एज अ टूल फॉर फाइटिंग क्राइम। अच्छा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन में क्या क्या होता है। हालांकि अब ये आप सब जानते हैं कि कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है इसका असर। जनरल पब्लिक को पता ही है कि डीमोनेटाइजेशन से कितना असर हुआ, कितना नहीं हुआ। तो कह रहा है कि इससे क्राइम रुकता है। क्यों भाई? रिश्वतखोरी, आतंकवाद में जो करेंसी ट्रांसफर होती है, पुरानी वाली करेंसी आई होगी उनके पास, तो भैया पुरानी वाली खत्म, तो वो एकदम निल। भाई अब नई करेंसी उनके पास आने में दोबारा टाइम लगेगा, अगर उनके पास कुछ सोर्सेज वगैरह जनरेट होते हैं। तो कह रहे हैं कि क्राइम तो रुक जाएगा भाई, ठीक है। टैक्स इवेजन, जो लोग टैक्स की चोरी करने वाले हैं, जो अपनी अटैचियां, बक्से और दीवालों में पैसे चुनवा के बैठे हुए हैं, भैया उनके लिए बर्बाद। सारा का सारा पुराना पैसा आप सर्दी में उसको आग लगाओ और तापो आराम से। एंड एक्टिविटीज इन द अंडरग्राउंड इकोनॉमी, एक ब्लैक इकोनॉमी जिसे कहते हैं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी चलती रहती है, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन कैश में होती है, कैश, एकदम कैश। तो भाई ये पुराने वाले सिस्टम सब खत्म कर दिए जाएंगे। आर्ग्यूमेंट रेस्ट ऑन द premise that an international context many underground economic activities, जिसको आप लोग हवाला भी कहते हो, वो सब भी चलता है, are financed using large denomination currency notes। अच्छा जी, बड़े बड़े नोटों में हवाला वगैरह बहुत होता है, तो मोदी जी ने इसको थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करी। हालांकि सब कुछ तो खत्म नहीं हो सकता, कुछ लोग तो उसमें भी अपनी चालाकी चला गए, दिमाग लगा गए। इंडिया है भैया, तोड़ पहले निकाल लेते हैं। अच्छा जी, और क्या हुआ? इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो दो चार बातें हमें यहां से समझ में आई कि हवाला रुक जाएगा, बट वेरी लिटिल टाइम गिवन टू द पब्लिक टू एक्सचेंज देयर डीमोनेटाइज्ड बिल। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम बहुत थोड़ा समय दें। 2 महीने सही में बहुत थोड़ा समय था, इसी वजह से घंटों, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लोग लाइनों में लगे रहे। बैंक के एम्प्लॉइज ने, भाई उनको सल्यूट है, 24-24 घंटे काम करा था इस काम को करने के लिए, और इसी 24 घंटे में बीच में कई कुछ बैंकों ने तो घपले भी कर दिए कि भैया 24 घंटे काम कर रहे हैं, 2-4 करोड़ तो कमाएंगे। तो उन बैंकों की वजह से ये जो डिमोनेटाइजेशन है वो थोड़ी सी फेल हो गई कहीं कहीं पर। दिस क्रिएटेड द पोटेंशियल फॉर अ लॉट ऑफ डिसरप्शन एंड इनकन्वीनियंस सिंस द डिमोनेटाइज्ड बिल, स्पेशली द 500 रुपी बिल वर्थ अबाउट $14 एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। क्या कहना चाह रहा है भाई? कितना नुकसान हो गया था? 500 रुपए का जो नोट था वो किस रेट में आ गया भैया? $14 में। अच्छा जी, वर हैविली इन यूज फॉर डेली ट्रांजैक्शन। ऐसा क्यों था? क्योंकि भाई ये डेली ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता था। तो सिंपल सी केस स्टडी, चलो जी क्वेश्चन करके देखते हैं। 2-4 बातें हमें काम की मिल गई इसमें। 8 नवंबर को हुई थी, 1500 के नोट बंद हुए थे, उसके बदले में 500 और 2000 के नए नोट आ गए थे। सरकार ने टैक्स, क्राइम वगैरह इन सब के लिए इसको किया था। हमारे 500 रुपए के नोट की वैल्यू $14 हो गई थी, क्योंकि इसका मार्केट में बहुत यूज था। और पहले जो है अंडरग्राउंड इकोनॉमी चलती थी, और लोग लार्ज करेंसी का इस्तेमाल करते थे अंडरग्राउंड इकोनॉमी को चलाने के लिए, जैसे कि हवाला वगैरह। चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या बताना चाह रहे हैं? डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है भैया। देखते हैं। स्ट्रिपिंग द लीगल टेंडर स्टेटस, बिल्कुल सही बात है, कपड़े उतार दिए हमने नोट के। पहले नोट अपने आप में बहुत चौड़ा हो रहा था, कह रहा था मैं लीगल टेंडर हूं, लीगल टेंडर हूं। मोदी जी ने माइक पे आके बोल दिया टीवी पे कि भैया अब तू लीगल टेंडर नहीं है, तो हमने क्या करा? नोट के कपड़े उतार दिए भाई। तो स्ट्रिपिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ द करेंसी, हटा दिया हमने उसका लीगल टेंडर स्टेटस। बिल्कुल सही बात है, यही इसका आंसर होना चाहिए। बट बाकी फिर भी समझ लो जरा। रिमूविंग सर्टेन करेंसी नोट्स फ्रॉम द मार्केट, ये दा के बीच में स्पेस नहीं है, एंड इन्वेस्टिंग देम इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब बिल्कुल नहीं था। मतलब सरकार ने लोगों से पैसा छीना और उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दैट इज नॉट द डिमोनेटाइजेशन। अगला है डेलिबरेटली रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ सर्टेन करेंसी बिल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये भी नहीं था। और ऑल ऑफ द तो हो ही नहीं सकता। तो आ जाओ जी आंसर जी, ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, केस स्टडी कैसी भी हो, क्वेश्चन तो हम आसान बना देंगे आपके लिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
हमें पता होना चाहिए बस। आपके कुछ 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो जर्नल क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आप बिना केस स्टडी पढ़े हुए दे सकते हो, लेकिन केस स्टडी पढ़ोगे तो अंदर की डिटेलिंग मिल जाएगी। जैसे कि 8 नवंबर 2016, अगर आपको डेट याद नहीं है तो वहां से पता लग गई। करेंसी की वैल्यू 14 यूएस डॉलर, अगर आपको नहीं पता है तो वहां से आपको पता लग गई दोस्तों। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्या मेन रीजन था किसका भाई, डीमोनेटाइजेशन करने का? देखते हैं भाई। सीज द वेल्थ दैट was accumulated through undeclared income। हाँ जी, ये तो सही बात है कि ऐसी इनकम जिसको लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया था अपने पास, ऐसे बांध के गठरी बांध के रखे थे, सोच के चल रहे थे कि इसको जब मरेंगे तो साथ लेके जाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगला, एलिमिनेट द सोर्स टू काउंटरफीट करेंसी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। ये कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी करेंसी को काउंटरफीट करने के लिए, मतलब उसको एलिमिनेट करने के लिए, जो काउंटरफीट करने वाले लोग थे उन्हें खत्म करने के लिए, मतलब हमारी करेंसी को बर्बाद करने में लगे हुए थे। हमारी करेंसी अगर सर्कुलेट होगी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू तो भैया देश का विकास होगा, और वही अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं जाएगी, सरकार के पास टैक्स नहीं पहुंच पाएगा, तो इकोनॉमी में डिमांड तो आप बढ़ाए जा रहे हो लेकिन सरकार के पास तो टैक्स पहुंच नहीं पा रहा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो हो ही नहीं पा रहा है, तो भाई विकास कहां से होगा? तो ये वाली दिक्कत भी थी बिल्कुल। तो ये वाला भी आंसर सही लग रहा है। अब 2 सही हो गए तो हो सकता है ऑल ऑफ द अबव पे टिक लग जाए। अच्छा जी, अगला है पुशिंग अ नेशन टुवर्ड्स डिजिटल। बिल्कुल सही बात है, डिजिटल इंडिया मोदी जी का नारा बन गया था उस टाइम पे कि हम इंडिया को क्या कर देंगे, डिजिटल कर देंगे। भाई आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि डिजिटल इंडिया होने की वजह से इंडिया में अच्छी चीज है ये या बुरी चीज है? भाई मेरा क्या मानना है, डिजिटल इंडिया होने की वजह से वो लोग, जो लोग बिल्कुल डिजिटल नहीं जाते थे या इस्तेमाल नहीं करते थे, वो लोग भी आज डिजिटलाइजेशन पे जा चुके हैं। मतलब एक गोलगप्पे वाला, एक समोसे वाला, एक छोटी रेडी वाला, एक वो जो चना बेचता है, इवन कुछ तो भिखारी वगैरह भी यूज कर रहे हैं डिजिटल इंडिया। पैसे दो से वो ऐसे अपना पेटीएम का निकाल देगा, भाई साहब 5 रुपए पेटीएम कर दो। मतलब आप खुले पैसे का बहाना तो आप मार ही नहीं सकते, क्या देगा भाई साहब पेटीएम कर दो। तो डिजिटल इंडिया की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही सहूलियत हो गई। ना दुकान वाला बहाना मार सकता है आपसे, पहले 2 रुपए की टॉफी पकड़ा दिया करता था, आपने 18 रुपए का सामान लिया, 20 रुपए का नोट दिया, कहते थे लो जी 2 रुपए की टॉफी ले लो। अब भाई हमें टॉफी खाने का मन नहीं कर रहा, हम क्यों लें? तो अब कहते हैं भैया 2 रुपए पेटीएम कर दो। दुकान वाले भी कहते हैं तेज हो गया इंडिया। तो डिजिटल इंडिया का फायदा तो है। तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। भाई कंप्यूटर महोदय आंसर बता दिया कंप्यूटर जी ने, डी इज द करेक्ट आंसर। आओ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी बिल इन 2016 हैज बीन फर्स्ट एपिसोड ऑफ डीमोनेटाइजेशन। यहां पर आपकी काम आने वाली है जर्नल स्टडीज। भैया बच्चों बन जाओ क्यूरियस। जब आप किसी छोटे बच्चे को देखो ना, 1-2 साल के बच्चों को, बड़ा ही क्यूरियस होता है, उससे पूछो कोई भी चीज तो वो हमेशा उसे या फिर उसे बताओ आप कि भैया ये ऐसे होता है, कहेगा पापा क्यों होता है, मम्मी क्यों होता है, भैया क्यों होता है, हर चीज में वो क्यों पूछता है। आप लोग भी अपना क्यों क्वेश्चन मार्क का टीका लगा लो माथे पे। क्यों भैया, जब ये डीमोनेटाइजेशन हुई होगी तो आपको अपने घर पे पापा से, मम्मी से, या खुद, आप समझदार हैं, बड़े हैं, आपको खुद गूगल दवा से पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये पहली डीमोनेटाइजेशन थी इंडिया में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जान लो भैया, डीमोनेटाइजेशन इससे पहले भी हो चुकी है। ये मोदी जी का पहला अटेम्प्ट नहीं था करेंसी को चेंज करने का। तो इससे पहले 1946 में सबसे पहले भाई 500, 1000 और 10,000 रुपए तक के नोटों को भी क्या किया गया था दोस्तों, डीमोनेटाइज किया गया था। मतलब इनको मार्केट से हटा दिया गया था। 10,000 रुपए तक का भी नोट था हमारे पास, देख लो 1946 की बात कर रहा हूं मैं। और ये ठीक भी रहा, हालांकि उस टाइम पे ना लोगों को दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, 10,000 रुपए का नोट कौन रखता है अपने पास, इंडिया इतना अमीर भी नहीं था। और 1978 में तब कौन सी सरकार थी भाई, तब भी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट थी। बीजेपी आती है नोटबंदी कर जाती है। 1978 में भी बीजेपी ने ट्राई किया था, किसका, नोटबंदी का। उस टाइम पे हम लोगों ने 1000 रुपए के नोट
और मतलब मेनली 1000 रुपए के नोट का ही था सिस्टम वहां पर, बाकी 500 के तो बंद किए जाते हैं जब भी होता है नोटबंदी। तो 1000-500 के नोटों को बंद करना शुरू करा था, बट मेन फोकस किस पे था जी? 1000 रुपए के नोटों पे। तो उस टाइम भी दिक्कत नहीं हुई लोगों को। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 1000 रुपए के नोट बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं, बहुत ही कम लोगों के पास। आज नहीं, पुरानी वाली बात करी जा रही है, 1978 की बात की जा रही है। तो करेंसी की नोटबंदी हुई, हालांकि इंफॉर्मेशन लीक भी हो गई थी जिसकी वजह से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और पब्लिक के पास बहुत कम पब्लिक ऐसी थी जिसके पास 1000 रुपए का नोट होता था, क्योंकि उतनी महंगाई नहीं थी। 1000 रुपए तो महीने में कमाते नहीं थे लोग उस टाइम पे, बहुत सारा पोर्शन इकोनॉमी का 1000 रुपए महीने कमाता नहीं था, तो उतना बड़ा नोट रख के करेगा क्या वो? तो उस टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब 2016 में हुई तो सबके पास थे नोट, सब लोग 500-500 1000 के नोट अपने पास संभाल के रखते थे, तो बड़ी दिक्कत आई। तो भैया ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, तो दैट इज नॉट द फर्स्ट एपिसोड। भाई बिल्कुल सही बात है, इंडियन इकोनॉमी, ये वाला स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फर्स्ट एपिसोड नहीं था। सॉरी, यहां कट नहीं लगना चाहिए, यहां तो करेक्ट लगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ जी आंसर भैया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ध्यान रखना कि इससे पहले भी नोटबंदी हो चुकी है 1946 में और 1978 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि इससे पहले भी नोटबंदी हो चुकी है 1946 में और 1978 में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज मैंने आपका बहुत सारा ज्ञान बढ़ा दिया है, ज्ञानवर्धक बातें हो गई जी। अच्छा जी, द रिसेंट डीमोनेटाइजेशन इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डीमोनेटाइज 500,000 करेंसी अनाउंस्ड ऑन। अरे केस स्टडी में अभी याद करके आए थे हम, हमें डेट देगी थी हमने, कौन सी डेट थी? अच्छा, यही है वो गोल्डन डे, 8 नवंबर 2016 भैया। आंसर बी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा आंसर बता रखा है इसने। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस? ये बहुत कमाल की बात हो गई कि कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें से बताती है कि लीगल टेंडर है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा जी, तो पहली इंफॉर्मेशन कह रही है दोस्तों, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पेमेंट। बिल्कुल भाई, ऐसी पेमेंट जो लीगली रिकॉग्नाइज है, लीगली उसको हम कह सकते हैं कि हाँ पैसा दिया गया है, सामने वाला ये नहीं कह सकता कि हम तो इसे पैसा मानते ही नहीं है। तो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू फुलफिल, जो कि पूरा करता है एक फाइनेंशियल कमिटमेंट को। तो भाई एकदम अच्छी सही बात लिख रखी है, तो हमारा ए ही आंसर लग रहा है। लेकिन एमसीक्यू में जो सही होता है वो सही नहीं होता, जो ज्यादा सही होता है वो सही होता है। तो देखते हैं क्या इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो इससे ज्यादा सही बात कर रहा हो, हालांकि इसने पूरी 100% सही बात कही है, तो यही आंसर हो सकता है। फिर भी आगे पढ़ते हैं। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, भाई सेम बात लिख रहा है यहां तक। तो फुलफिल डेट्स ऑफ मोर देन 1 करोड़, ये गलत बात कह दी, यहां पर लिमिट बता दी कि 1 करोड़ से ऊपर का पैसा होगा तो ही लीगल टेंडर होगा, वरना नहीं होगा। मतलब गरीब आदमी कोई माने नहीं रखता, 1 करोड़ से नीचे वाली पेमेंट लीगल टेंडर रहेगी ही नहीं, बिल्कुल गलत। अच्छा जी, वहीं तक बात कर दी सेम टू सेम, लेस देन 1 करोड़, ऐसा भी नहीं है, यहां तो आपने मेरे को इग्नोर कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी ट्रांजैक्शन या फिर सिर्फ बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर हर ट्रांजैक्शन के लिए होता है, बस वो कॉइन्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉइन्स में फिर लिमिटेड लीगल टेंडर या फिर नॉन लीगल टेंडर वाले पैसे आ जाते हैं, जिसमें एक लिमिट होती है कि भाई आप कितनी करेंसी, कितने नोट छाप सकते हैं। नोट मतलब कॉइन्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, कि कितने कॉइन्स वगैरह आप छाप सकते हो। कॉइन्स कौन छापता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है। चैप्टर की डिटेल एमसीक्यू की वीडियो भी आपके पास आने वाली है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे समझ में आ रहे हैं। क्या आप मेरे से पहले उनका आंसर बता पा रहे हो? मतलब मैंने आपके सामने क्वेश्चन को रीड करा, क्या मुझसे पहले आप आंसर दे पा रहे हो? अगर दे पा रहे हो तो दोस्तों आपके 40 में से 40 आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है भाई, पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं आप लोगों को ये, और मैं आपको पूरे नंबर दिलाऊंगा, इस बात का मेरा प्रॉमिस रहेगा। तो भाई जिसने इस चैप्टर की डिटेल वीडियो नहीं देखी है कि मनी एंड बैंकिंग में क्या होता है, एलपीजी में क्या होता है, तो भाई उस
वीडियो में जाके आप इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देखना शुरू कर दो। आपके लिए अलग से कैटेगराइज कर रखी है हमने एक एक वीडियो को भाई। और अगर अब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इसका आंसर तो देख लें जरा। आंसर क्या होना चाहिए भैया? ए आज का आंसर हो गया। कंप्यूटर जी इंतजार कर रहे थे, आ गए यार ऐसे चल के आंसर। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो भाई स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी तरीका है। ईमेल आईडी है हमारी, वेबसाइट है हमारी, कहीं पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी टीम 24/7 आपके लिए बैठी हुई है, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए और जुड़े रहिए केल्विन कॉमर्स के साथ। थैंक यू सो मच।